सन 1947 में आग और खून से लिपटी एक लकीर मुझ को काटती हुई गुजर गई और मुझ तकसीम हो गया। लाखों लोग दोनों तरफ फिरकावाराना वहशत का शिकार था। 50 साल से ज्यादा हो गए वो फसादात आज भी जारी है। एक जगह आग बुझती है तो दूसरी तरफ धुआं सर उठा लेता है। एक आस्तीन पर खून सूखता है तो दूसरे हाथ की उंगलियां खून में डूबी नजर आती हैं। कभी पंजाब में, कभी बंगाल में, कभी गुजरात में और कभी महाराष्ट्र में। ये जख्म भरते हैं, बस एक घुरूम सा जम जाता है कुछ देर के लिए। फिर कहीं दंगे शुरू होते हैं और खराशें फिर से रिश्तने लगती हैं। अब तो लगता है ये जख्म आंखों से चिपकते हैं, आंखें बहती रहती हैं और जख्म रिश्ते रहते हैं। खौफ में नसें तन रही थी उसकी। बैठे बैठे घुटने यूं कांप जाते जैसे मिर्गी पड़ने वाली हो। शहर में दंगे चलते 4 दिन हो चुके थे। कर्फ्यू कुछ वक्त के लिए सुबह खुलता, कुछ वक्त के लिए शाम को। जैसे ही कर्फ्यू खुलता तो कुछ लोग जल्दी जल्दी अपनी रोजमर्रा की जरूरत का सामान खरीदते, कुछ लोग जल्दी जल्दी मार धाड़ करते, आग लगाते, चाकू चलाते, कुछ लाशें गिराकर अपने घरों में आकर बंद हो जाते। गरम गरम खबरें और गरम गरम लहू मुसलसल बह रहा था बंबई में। लेकिन रेडियो और टीवी बकायदा अनाउंसमेंट कर रहे थे कि शहर की हालत काबू में है और हालात नॉर्मल होते जा रहे हैं। हालात नॉर्मल साबित करने के लिए कल से लोकल ट्रेन भी देर तक चलने जा रही थी। बेशतर डिब्बे भी खाली थे, लेकिन रोशनियां पटरियों पर दौड़ती हुई नजर आई तो 4 दिन के मुजमद अंधेरे में जरा सी जुम्बिश हुई। रेलवे ट्रैक्स के दोनों तरफ की बस्तियों में जो सन्नाटा पथरा था, तो गाड़ी के चलने से खड़खड़ाया तो उसमें हरकत की उम्मीद बंधी। यासिन आवाजें भी सुनता था, उठकर देखता भी था कि गाड़ी चलने लगी है। कल 5वां दिन होगा जब वो अपने घर से गायब होगा। अब तो इंतजार खत्म हो चुका होगा, उसकी तलाश शुरू हो चुकी होगी। दिन खत्म होने ही वाला था कि उसका सफर टूट गया और शाम का कर्फ्यू खुलते ही अंधेरी के स्टेशन पर जा पहुंचा। प्लेटफॉर्म सुनसान, लेकिन इंडिकेटर पर ट्रेन का वक्त टिमटिमा रहा। गाड़ी आहिस्ता से स्टेशन में दाखिल हुई। रोजमर्रा की तरह नहीं, जैसे मोहताज थी या डरी हुई या सहमी हुई। कुछ लोग थे भी ट्रेन में। यासीन फैसला नहीं कर पाया कि कौन से डिब्बे में दाखिल हो। अक्सरियत तो हिंदुओं की है ना। 2-2, 4-4 के गुच्छों में गुथे हुए रखे थे लोग। वो रुका रहा प्लेटफॉर्म पर ही। जैसे ही गाड़ी ने चलना शुरू किया, एकदम से भागकर डिब्बे में चढ़ गया। उसने वही डिब्बा चुना जिसमें कोई नहीं था। बगौर देखा चारों तरफ, कोई नहीं। फिर वो डिब्बे की आखिरी बेंच की कोने वाली सीट में जाकर डूब गया, जहां से पूरे डिब्बे पर नजर रख सके। गाड़ी ने रफ्तार पकड़ी तो उसकी सांस में सांस आई। तभी डिब्बे के दूसरे कोने से एक मुंडी नमूदार हुई। यासीन के होश उड़ गए। घुटनों में फिर से मिर्गी दौड़ गई। झुककर सीट की इतना नीचे हो गया कि अगर वो शख्स उसकी तरफ आए तो बेंच के नीचे चला जाए या फिर एकदम से सामने आ जाए और पोजीशन ले ले। डिब्बे का दरवाजा भी दूर नहीं था, लेकिन चलती गाड़ी से कूद जाने में मौत के सिवा कोई दूसरा खतरा नहीं था। अगर गाड़ी आहिस्ता हो भी गई तो अचानक वो शख्स अपनी जगह पर खड़ा हुआ और चारों तरफ देखा।
लेकिन उसके चेहरे पर डर या खौफ के कोई आसार नहीं थे। वो यकीनन हिंदू था। यासीन का पहला रिएक्शन ये था। टहलता हुआ वो आदमी पड़ली तरफ के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया। हवा से उसका मफलर किसी फटे झंडे की तरह लहरा रहा था। कुछ देर तक बाहर झांक कर देखता रहा, फिर लगा कि किसी चीज के साथ जोर आजमाई कर रहा है। यासीन जहां छुपा हुआ था वहां से साफ साफ नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लगा कि वो कुछ उठाता, खींचता, दबाता। ऐसा लगा कि वो कुछ तोड़ रहा है। ताड़! दरवाजा बंद हो गया। अच्छा हुआ यासीन की चीख नहीं निकल गई। लेकिन वो आदमी भी काफी चौंक गया था उस आवाज से। उसने चारों तरफ देखा और उस तरफ कुछ ज्यादा देर तक देखता रहा जिधर यासीन छुपा हुआ था। यासीन को लगा कि कहीं सुन तो नहीं लिया उसने, या आहट ही पा गया। उस आदमी की जोर आजमाई ने यासीन के कलेजे में एक और दहशत बिठा दी। अगर आमना सामना हो जाए तो क्या उसका मुकाबला कर पाएगा? तभी वो आदमी टहलता हुआ दूसरी तरफ के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया। गाड़ी जोगेश्वरी का एक सुनसान स्टेशन फलांग गई। अगर गाड़ियां रुक जाती तो शायद वो उतर ही जाता। ये तो कर्फ्यू का इलाका था, इसीलिए गाड़ी यहां नहीं रुकी। और शायद कर्फ्यू का इलाका ही ज्यादा महफूज होता। कम से कम वहां पुलिस तो होती। और अब तो मिलिट्री भी बुलवाई जा चुकी थी। फसादात ज्यादा इलाकों में हरे खाकी चक्कर वाले घूमते हुए नजर आ जाते थे। उस पर उन्हीं रंग की खाकी वर्दी पहने फौजी अपनी बंदूकों और राइफलों की नालियां बाहर निकाले घूमते रहते थे। पुलिस से तो खैर अब कोई डरता भी नहीं था। हुजूम के लोग उन पर बेधड़क पत्थर और सोडा वाटर की बोतलें फेंकते थे। अब तो एसिड के भरे बंद भी। पुलिस अगर उन पर टीयर गैस छोड़ती तो गीले रुमालों से पकड़कर फिर से उन पर दे मारते। साके नाका में जब वो बेकरी चली जहां यासीन काम करता था, तब क्या किया पुलिस ने? कुछ नहीं, दूर खड़ी तमाशा देखती रही। और वो लोग अपनी जान बचाने के लिए उन पतली गलियों से बचते भागते उन गैराजों की तरफ भागे थे जिधर ठोकी पिटी छिली अधछिली मोटरों के टुकड़े खड़े रहते हैं। अपनी जान बचाकर भागे थे। करीब 8-10 लोग थे। वो तो भला हो भाऊ का जो उसकी कमर का गमछा पकड़ के बगल वाले चाय के बाकड़े में खींच गया। भाऊ को तो मालूम था कि वो मुसलमान है, लेकिन वो तो हिंदू था। वो क्यों भाग रहा? भाऊ कहता था कि जब हुजूम के सर पे खून सवार हो तो वह नाम पूछने के लिए नहीं रुकते। उनका गुस्सा तभी शांत होता है या तो खून से या आग से। जला दो, मार दो, निस्ता नाबूद कर दो। उनका गुस्सा तभी शांत होता है जब सामने कुछ ना रहे। ताड़! दूसरा दरवाजा भी बंद हो गया। पड़ली तरफ के दोनों दरवाजे उस आदमी ने बंद कर दिए थे और देर तक उस तरफ देखता रहा जिधर यासीन छुपा हुआ था। वो आदमी दरवाजे क्यों बंद कर रहा है? क्या उसे मारकर उसकी खून से लिथड़ी लाश को उसी डिब्बे में छोड़कर उतर जाएगा अगले स्टेशन पर? गाड़ी आहिस्ता हो रही थी। शायद कोई स्टेशन आया था। आहिस्ता आहिस्ता वो आदमी यासीन की तरफ आ रहा था। यासीन की सांसें भारी होने लगी। माथे पर ठंडे पसीने की आमद महसूस कर रहा था। डर था। सांसें गुच्छा हो रही थी। थूक निकला नहीं जा रहा था। उसे लगा कि उसे कहीं हिचकी ना आ जाए, कि वो खांस ना दे, वरना यहीं सीट के नीचे पड़े पड़े। गाड़ी रुक गई। कोई स्टेशन आया था। आहिस्ता आहिस्ता वो आदमी
उस तरफ के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया जिस तरफ प्लेटफॉर्म था। उसका उसका दायां हाथ उसकी जेब में था। उसकी जेब में जरूर कुछ था, चाकू या पिस्तौल। झांक कर देखा यासीन ने तो वो आदमी बाएं हाथ से रॉड पकड़े बड़ी खुदेतमादी के साथ खड़ा था। प्लेटफॉर्म पर सन्नाटा, किसी के कदमों की कोई आवाज नहीं। बहुत चाहा यासीन ने कि कोई आ जाए, लेकिन न जाने कौन, हिंदू या मुसलमान। शायद एक और हिंदू ही सही। भाव जैसा कोई रहमदिल किस तरह अपनी जन्म पहनाकर उस चाय के बागड़े से अपनी खोली तक छुपते छुपाते लेकर गया था और 4 दिन तक रखा था उसे। भाऊ कहता था, मैं मराठी आए, मैं रोज रोज गोश्त तो नहीं खाता, तुम कहो तो तुम्हारे लिए ले आओ। ये झटका वटका तो मैं नहीं समझता। और बाहर के हालात ये थे कि सब्जियां पड़ी पड़ी सड़ रही है अंधेरी में, लूट लो तो जितनी चाहे ले जाओ। और रेडियो यही अनाउंस कर रहा था कि शहर के हालात नॉर्मल होते जा रहे हैं। कुछ इलाकों में बसें भी जारी कर दी गई थी। लेकिन इन 4 दिनों में यासीन को अपने घर वालों की बहुत याद आई। घर वाले भी उसकी फिक्र करते होंगे। उसे डर था कि फातिमा उसे ढूंढते हुए कहीं बेकरी के पते पर न जा पहुंचे। यासीन जिस खोली में छुपा हुआ था वहां से ट्रेन की पटरी साफ नजर आती थी। अब तो गाड़ियां भी नजर आ रही थी, लेकिन भाव ने उसे जाने नहीं दिया। वो आदमी, गाड़ी एक झटके से चली तो यासीन खोली से सीधा डिब्बे में आ गया। वो आदमी बाएं हाथ से रॉड पकड़े बड़ी खुदेतमादी के साथ खड़ा था और दायां हाथ अभी तक उसकी जेब में था। कुछ देर तक ट्रेन सड़कती सड़कती चलती रही। ये गाड़ी रफ्तार क्यों नहीं पकड़ती? सिग्नल ना मिलने का तो कोई कारण हो ही नहीं सकता। पटरियों पर ट्रैफिक ही नहीं था और काफी देर से सामने से कोई दूसरी गाड़ी भी नहीं आई थी। बहुत देर तक ट्रेन सड़कती सड़कती चलती रही और जहां आकर रुकी वो भयंकर का पुल था। नीचे समुद्र की खाड़ी, जहां से अक्सर लाशों के निकलने की खबरें अखबारों में छपा करती थी। यासीन कदम घुटने लगा। इस खौफ में जीना मुश्किल था। और वो आदमी जेब से हाथ बाहर क्यों नहीं निकालता? उसकी आंखों से लगता है कि वो हमला करने वाला है। क्या करेगा जब वो हमला करेगा? क्या उसे बाहर निकलने के लिए कहेगा? क्या सर के बालों से पकड़कर घसीट के बाहर निकालेगा और घप से चाकू उसके गले में डाल देगा? क्या करेगा वो? और कुछ करता क्यों नहीं? तभी वो आदमी फिर से जोर आजमाई करने लगा। तीसरा दरवाजा भी बंद कर रहा था, आखिरी दरवाजा भी बंद होने लगा। खौफ भद के पार पहुंच रहा था। गुफा बंद हो रही थी। यासीन एकदम से कूद कर सामने आ गया। चौंक कर देखा उस आदमी ने और हाथ डाला सीधा अपनी जेब के अंदर। तभी न जाने कहां से यासीन में इतनी ताकत आ गई। या अली! फेंक कर उसको नीचे फेंक दिया। नीचे गिरते हुए उस आदमी की चीख सुनाई दी, अल्लाह! यासीन रुका रहा। गाड़ी चल दी। यासीन को हैरत हुई कि क्या मुसलमान था वो भी। लेकिन खौफ के मुंह से ऐसा निकला जैसे मौत के मुंह से निकल आया।
उस रात वो फातिमा से कह भी रहा था। कमाल करती हो। अगर ऐसा ना होता तो मैं भी क्या सबूत देता अपने मुसलमान होने का? हाँ, अरे क्या नंगा हो जाता? जैसे चुपचाप ही मर जाते हैं कुछ लोग यहाँ। जिस्म की ठंडी सी तारीख स्याह कब्र के अंदर, न कोई सांस की आवाज, न सिसकी कोई, न आह, न जुम्बिश, और ना ही आहट। ऐसे चुपचाप ही मर जाते हैं कुछ लोग यहाँ, जिनको दफनाने की जहमत भी उठानी नहीं पड़ती। कौन कौन अरे, बोलते क्यों नहीं? कौन हो? तुम कौन हो और कहाँ हो? कौन? हिंदू? मुसलमान? तुम कौन हो? तुम बताओ पहले। जानते नहीं, यहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है। देखते गोली मार देने का हुक्म है। कौन? कहाँ जा रहे हैं? कहीं आग लगाने, बॉम्ब फेंकने? तुम क्यों छुपे हो यहाँ पे? हाँ, किसी का कत्ल किया है या करने के लिए छुपे हो?
बताया नहीं तुमने? हिंदू हो कि मुसलमान? तुम्हें क्या लगता है? शक्ल से तो हाँ? शक्ल से तो तुम हिंदू लगते हो। वो कैसे? बस ऐसे ही। तुम मुसलमान हो क्या? तुम्हें क्या लगता है? शक्ल से तो हाँ हाँ, क्या शक्ल से क्या लगता हूँ? शक्ल से तो कुछ भी नहीं लगते। नाम क्या है तुम्हारा? शक्ल से बेवकूफ लगता हूँ क्या? नाम बता दो तो पता नहीं चल जाएगा तुम्हें? तुम्हारा नाम क्या है? गुलाब। गुलाब? हाँ। गुलाब क्या? गुलाब अहमद या गुलाब चंद? लगता है तुम भी डरे हुए भाग रहे थे। हाँ। घर जल गया? हाँ। कोई मरा तो नहीं? कोई मरा तो नहीं? कोई अपना? वैसे तो बहुत मरे पिछले 2 दिनों में। हाँ। तुम्हारा तुम्हारा घर किसने जलाया? हिंदुओं ने? मुसलमानों ने? ठीक है, ठीक है। इस वक्त तो हम दोनों ही मार खाए हुए हैं, लेकिन ये कर्फ्यू अगले 2 दिन ही हटा तो क्या करेंगे? तुम कब से पड़े हो यहाँ? यहाँ पिछले 7-8 घंटे से यहाँ। 7-8? हाँ 8 घंटे। वहां मेरे सामने एक आदमी को गोली मारी। कहाँ? वहाँ नुक्कड़ पे, खंबे पे गिरा जाकर। अभी भी देखो खून लगा हुआ है। बंदोबस्त वाले कुत्ते की तरह घसीट कर लेके गए। क्या किया था उसने? उसने कुछ भी नहीं, बस कर्फ्यू में भाग रहा था। उसकी उसके हाथ में कुछ था, कुछ लोहे का औजार जैसा। अरे मजदूर होगा कोई। अब पता नहीं मजदूर था कि गुंडा, लेकिन मजदूर गुंडे में फर्क ही पता नहीं चलता। अरे वही मजदूर थे अपनी मिल के, वही गुंडे में निकले। कुछ लोग मार रहे थे, कुछ लोग बचा रहे थे। मुझे मेरा एक दोस्त अपने घर ले गया, लेकिन वहां उसकी जात वाले उन्होंने हमला कर दिया। ये कर्फ्यू अगले 2 दिन नहीं खुला तो क्या करेंगे? तुमने 8 घंटे से कुछ खाया है? क्या? ओए, हाँ? 8 घंटे से कुछ खाया है? नहीं। तुम्हारे पास कुछ है? नहीं। आज तो वो भी खा लो जो कभी नहीं खाया, जो मना। हिंदू है तू? तू बीड़ी पीता है? हाँ।
ये हाँ ये लेकिन धुआं निकलेगा तो? मत निकाली, मुंह नीचे करके धीरे धीरे छोड़। माचिस भी गीली हो गई। लाला मुझे दे, मैं ट्राई करता हूँ। सुभान अल्लाह। सलमान है तुम? सलमान है तुम? मार दिया था तूने, अभी दोनों मारे जाते। तू हिंदू है? हाँ। डर गया था? नहीं। हाँ। पागल है, तुझे मार के मुझे क्या मिलेगा? इसी खौफ में मार देते लोग एक दूसरे को, किसी को क्या मिलता है? इस गठरी में क्या है? कुछ भी नहीं, बच्चों के खिलौने और कपड़े। ये देख, यही लेने आया था बाजार। तभी रेडियो पे सुना कि शहर में दंगे शुरू हो गए और मैं इधर फंस गई। मैं मेरे दोस्त बब्बन के घर पे था। उसके दोनों हाथ जल गए यार। चलता हुआ दरवाजा पकड़ के खड़ा रहा जब तक कि पीछे के दरवाजे से बाहर नहीं निकल गया। अब वो इतना अच्छा कारीगर जब उस मशीन पर खड़ा होगा तो क्या होगा? मिल का मालिक उसको रखेगा थोड़ी, उसको निकाल देगा। वो मैं भी तो मैं भी रोजाना इधर घाट पे सामान उतार के वहीं से चला जाया करता था। इस बार इधर आ गए बड़ी बस्ती के बाजार में, ये कपड़े और खिलौने लेने के लिए। कल ईद है ना, मेरा बहनों ही यहाँ काम करता है फैक्ट्री में, तो मैं बहन को एडवांस में ईदी देके बहनोई को साथ में लेके बाजार में आ गया था। तभी समझ में आया, लोग चिल्लाने लगे, भागने दौड़ने लगे, मार दिया हम, मार दिया, मार। एक तरफ से हर महादेव, दूसरी तरफ वही अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं समझ गया, साली वही हिंदू मुसलमान की मार काट लगी। जाएंगे 20-30 तो जाएंगे। मैं बौखला के गिरा, भूल गया कि मेरा बहनोई कहाँ है। देखा तो दुकान के तख्ते के नीचे उल्टा पड़ा हुआ है। उसको किसी ने चुरा घोंप दिया। अब उस समय कोई रुका देखने के लिए, हिंदू है कि मुसलमान, बस जिस किसी ने देखा मैं उसको घसीट करके बाहर निकाल के लेके आया, अपने कंधे पे लेके सामने की गली में भागा। वो तो बड़ा हो पारो हमारे गांव की, उसने बाहर पकड़ के अंदर खींच लिया।
उसका मियाँ केस्टो मेरा दोस्त था। कल से उसी के यहाँ पे थे। बहनोई तुम्हारा बच गया। ठीक, मेरे पारों से कहा था दीदी को खबर कर देगी। ये बल्ब फोड़ देना चाहिए। क्यों? बहुत रोशनी पड़ती है इसकी ऊपर। हाँ, नहीं 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 नहीं, क्यों? अगर आवाज हुई तो इधर भी खोजबीन शुरू हो जाएगी। लो, फिर से छिड़ गई। वही मार काट लगी होगी सर। रुकी कब थी? ये रेडियो तो ऐसे ही बोलता रहता है, सब नॉर्मल है, सब नॉर्मल है। देख, मेरा ख्याल है हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। चल चल बैठ जा। क्यों? मुफ्त में जान गंवाना चाहता है? अरे अगर ये दंगे वाले नहीं मिले तो बंदोबस्त वाले गोली मार देंगे। बैठ जा। देख यार, मुझे बूढ़ी गंगा की उस पार जाना है। मैं माझी, मेरी किश्ती खड़ी है बादाम तोला घाट पर, इसलिए मैं केस्टो के घर पे नहीं रुका। भाभी ने बहुत कोशिश की थी रोकने की। कल ही गया, मेरा घर पहुंचना बहुत जरूरी है। बीवी बच्चे सब फिक्र में घुल रहे होंगे, और खबर तो सुनी होगी उसने भी। क्या पता पट्टी कब किश्ती लेके शहर चली है। माझी की बेटी है, बहुत तूफान देखे हैं उसने। कौन से गांव का है तू? मैं सुबड़ा का, बूढ़ी गंगा की उस पार है। तू कौन से गांव का है? मैं चाशड़ा, नारायणगंज के पास। वो तो दूसरी तरफ पड़ता है। हाँ, लेकिन तू भी चल लेता मेरे साथ। लेकिन यहाँ से निकलेंगे तो जाएंगे कहाँ? अरे यहाँ से तो निकले पहले। अगर किसी ने देखा शक करेगा। किसी हवलदार ने देख लिया तो यही मारे जाएंगे बेवकूफ, इसी डब्बे में। चल, 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 निकल। हे भगवान, क्या है? लाश है किसी आदमी की। अरे मुर्दों को छोड़, जिंदों की सोच। अरे ऐसे कैसे यार? जीता जागता आदमी था, कबाड़ के सामान की तरह खाली कर दिया, फेंक दिया इन लोगों ने। ऐसा ही होता है, या तो भट्टी में डाल के राख कर देते, या गड्ढे में डाल के मिट्टी फेंक देते। चल चल चल। क्या है? पानी, प्यास लगी। पता नहीं पानी कैसा होगा। पता नहीं, पर ठंडा तो है। साफ है? साफ है।
आराम से। गुलाब, ये सामने की जो गली है ना, यहाँ से गुलाब, ये गुलाब, गुलाब चांद, कहाँ ले गया तू? वहां पर एक लेडी खड़ी थी यार, मुझे लगा शायद तेरे लिए खाने के लिए कुछ मिल जाए। अब चल, कुछ खाया नहीं मैंने। कुछ मिला खाली? खिलौने की रेडी थी। अब क्या करें? देख, वो जो सामने की गली है ना, मुझे उससे वहां तक पहुंचना है। वो गली सीधी बादाम तुला घाट पर खुलती है। बादाम तुला घाट, लेकिन ये हवादार बैठा है, उसका क्या करेंगे? मैं क्या करूंगा बादाम तुला घाट में? तू यहीं ठहर जा, मैं निकल जाता। तू रह। नहीं 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 नहीं, मत कर। क्या है? सांस भी मुंडी नजर आई तो गोली से उड़ा देंगे वो लोग। पुलिस स्टेशन की दीवार है। इससे अच्छा तो वो कचरे का डब्बा ही था। देख गुलाब, 2-3 घंटे की बात है, उसके बाद सुबह हो जाएगी। सुबह हो जाएगी तो क्या, सुबह हो जाएगी तो क्या छोड़ देंगे ये लोग? हाँ, चल चल उसी लेडी के पास चलते हैं, कम से कम छुपने की जगह तो है। चल 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 गुलाब। देख क्या, मैं तो अल्लाह का नाम लेके निकल जाने वाला। अरे तू, मेरा घर पहुंचना बहुत जरूरी है। हवलदार नहीं है। नहीं है, गया। गुलाब, मेरा यही चांस है, मैं निकलता हूँ। मेरा गुलाब, मेरा नाम गुलाब चंद नहीं, अवतार है। अवतार? हाँ। मैं करीम हूँ, करीम। ठीक से जाइए दोस्त, तो याद रहेगा यार। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे।
लाश जो चौक पे पड़ी, ना सर पे टोपी, ना जूता पैरों में, जेबें खाली, ना नाम है ना पता ठिकाना, बस एक लिफाफा मिला है और जिसमें लिखा है, मैं इस जांच से गुजर रहा था, बड़ा कठिन था, मगर यहां एक रात रुकना, सवालों से घुट गई थी सांसें, मैं जा रहा हूं। तलाश जारी है, सर से लेके पांव तक कि आखिर मरा तो किस चीज से? निशान गोली का, जख्म किसी ने मारा, या फिर दिल का दौरा पड़ा अचानक, या जहर खा के जिंदगी के खिलाफ कोई गिला था जो दर्ज करा गया है। तलाश जारी। कि गर मरा सिंह थे खुदा से भी तो गुफ्तगू किस जुबान में थी? वो कौन है जिसकी मार्फत वो अदम को गया? ना चोटी सर पे, ना सजदे का महताब माथे, कड़ा नहीं है कोई कलाई में, और ना ही गले में सलीब। ऐसे में जलाए उसे कि दफन कर दे? अदम को भी जाना इतना आसान नहीं है हमदम। तो देख सकते हैं कि खत तो गया, लिफाफे की छानबीन जारी, तफ्तीश हो रही। जरा सा और बैठो, वतन की बात करें। उम्मीदें डूब गई जो निगल निगल के भंवर। उम्मीदें जो हाँफ रही हैं बात बानों। उम्मीद और शौक के कत्लो कबन की बात करें, वतन की बात करें। गुज़िश्ता सालों में ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं हुआ। गुज़िश्ता सालों में लेकिन खुला फलक तो गिरी धूप जैसे गर्द गिरे। हर रोज फलक पहुंचा, उठ के साफ किया। बगौर फैज उजाले हैं दाग दाग अभी। ये दाग दाग उजाले, ये शब गजीरा सहर। वो इंतजार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं। टखनों पर कुल्हाड़ियां कई गिरे, लेकिन लहू लुहान कदम सीढ़ियां चढ़ते रहे। निकल तो आए हैं घुटनों घुटनों दलदल से। अभी खुला नहीं, कैसे चमन की बात करें? आओ बैठो, वतन की बात करें। पुरानी छत का सा लगता है ये आसमान। मरीज लगती है सुबह, ज़ईफ लगता है सूरज। दरख्त गिरे हैं इतने ऊंचे ऊंचे और घने। परिंदे डरते हैं शाख पर तिनका रखते। अकीदे तोड़े हैं इतने ज्यादा लोगों ने। चले जो 4 कदम तो तलवे कटने लगते। मैं किस उम्मीद के पंख खोलूं और उड़ाऊं उसे? ये सतरंगी धनुष कौन चढ़ के साफ करे? चलो ना, चलते चले और वतन की बात करें। तो मैं 1 सेकंड का पॉज लूँगा, क्योंकि आपको कैसा लगा मुझे नहीं पता, पर शायद जब से इन्होंने शॉल उठाई यहाँ से
तो एक अलग तरह की एनर्जी फ्लो हो रही है। चलिए, जैसे मैंने कहा था कि हमारी जो टैगलाइन है वो है युवा रंग और युवा रंगमंच। तो बस वही कहना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा इनफॉर्मल होगा, थोड़ा अनौपचारिक होगा ये फेस्टिवल। तो उसी के सिलसिले में मैं उसको कोई सूचीबद्ध या क्रमबद्ध तरीके में बांधना नहीं चाहता हूँ, कोई सीरियल वाइज कोई नंबर नहीं देना चाहता हूँ कि हम इस तरीके से फेस्टिवल करेंगे, ये चीज़ पहले करेंगे या वो बाद में करेंगे। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, जब आप प्ले देख रहे थे पूरा, चाहे वो पहली कहानी खौफ थी या दूसरी कहानी खुदा हाफिज, उस वक्त क्या आपके शरीर में कुछ घटना घट रही थी क्या? मैं बस ऐसे ही नॉर्मल पूछ रहा हूँ। जिनके शरीर में कुछ भी घटना घट रही थी या कुछ ऐसा लग रहा था कि शायद हार्ट बीट में कुछ ऊपर नीचे हुआ है, कुछ रिदम में प्रॉब्लम हुई है, या और कुछ थोड़ा इमोशंस ज़्यादा आ रहे हैं, ऐसा कुछ किसी के साथ में भी हुआ है तो आप बता सकते हैं, या जस्ट एक बार हाथ भी खड़ा कर देंगे तो मेरे को अच्छा लगेगा। कोई ऐसा? चलिए, काफी हाथ खड़े हुए हैं। प्रिंजल कोशिश कर रही है पापा को बोलने की कि आप प्लीज आप हाथ खड़ा करिए उनको लगा पर वो शायद बोलना नहीं चाहे जी। तो बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि खौफ, डर, भय कितनी इंटरेस्टिंग चीज है। पूरा हमारा जो मानव शरीर है वो बना भी शायद खौफ से। एक 50 डिग्री सेंटीग्रेड की चीज और जब हम हाथ डालते हैं या छूते हैं तो एकदम से हमारा शरीर रिएक्ट करता है, हमारा माइंड रिस्पॉन्स करता है वहां से हाथ हटाने के लिए। हो सकता है कि वो 50 डिग्री सेल्सियस किसी और चीज के लिए, किसी और जंतु के लिए, किसी और जीव के लिए बहुत नॉर्मल हो, पर हमारे लिए वो 50 डिग्री बहुत ज्यादा होता, राइट? पहले ह्यूमंस शायद जंगलों में रहते थे, तब उन्हें लगा कि नहीं, खतरा है, कोई भी मार सकता है, खा सकता है, तो उन्होंने झोपड़ी बनाना चालू किया। झोपड़ी से घरों में आए, घरों से फ्लैट में आए, कंक्रीट के जंगल बनते गए। शायद डर से, भय से, खौफ से पता नहीं क्या क्या बन गया दुनिया में, राइट? खौफ से ही एक आदमी के मन में, जिसने कभी शायद चींटी भी नहीं मारी होगी, उसने एक आदमी को ट्रेन से फेंक दिया। खौफ के डर से कि ये हिंदू है या मुसलमान है, दोनों अपनी आइडेंटिटी छुपा रहे हैं किसी भी तरीके से और बताना नहीं चाह रहे कि ये अगर हिंदू हुआ ये या ये मुसलमान हुआ तो वो मुझे मार देगा, लेकिन फिर भी वो दोस्त बन जाते हैं। इन दंगों के बीच में जब हालत इतनी खराब है, जब इतना डर है, खौफ है कि मार देगा यार वो, अगर हिंदू या मुसलमान हुआ तो मुझे मार देगा, लेकिन वो दोस्त बन गए। तो बस मैं यही, इसीलिए मैंने कहा था कि मैं और कुछ कहना नहीं चाहता हूँ प्ले स्टार्ट होने से पहले। आप खुद सोचिएगा कि क्या हुआ ऐसा, कि हमने जो दीवारें बना रखी क्या वो सही है या नहीं, वो हम भी सोच सकते हैं, उस पर विचार विमर्श कर सकते हैं। चलिए, ये बात तो आगे की थी। एक छोटी सी इंटरेस्टिंग चीज और बता देता हूँ। गुलजार साहब ने 1993-94 में एक सीरियल डायरेक्ट किया था जिसका नाम था किरदार, जो डीडी नेशनल पर आता था। हैदर भैया हामी बोल रहे हैं, उन्हें पता है, वो सब देख चुके हैं, राइटर हैं, तो बिल्कुल उनका काम है ये। उसमें एक कहानी थी खुदा हाफिज, जिसमें अभिनय किया था ओमपुरी और इरफान खान। वही नाटक था, वही कहानी थी और खौफ कहानी थी। इसके साथ में 2 कहानियां और आगे जाके राबी पाक और हिल्सा, ये 4 कहानियों का एक संग्रह बना सलीम आरिफ द्वारा, और उन्होंने एक नाटक का नाम दिया खराशे, जिसका पहला मंचन मुंबई में हुआ था और उसमें बहुत सेलिब्रिटी एक्टर्स जो आज के हैं वो काम कर रहे थे। ये एक छोटी सी गुलजार साहब के बारे में एक कोई चीज़ बतानी थी। अब मैं पात्र परिचय करवा देता हूँ, नो फॉर्मेलिटीज, कोई सीरियल बद्ध क्रम नहीं है हमारा। तो कवि के रूप में गुलजार साहब की नज्म और अफसानों को जिन्होंने मंच पर प्रदर्शित किया, ये हैं लक्ष्मण।
के पात्र में थे राजेश और पहली कहानी खौफ में यासीन और दूसरी कहानी में अवतार मैंने कहा था ये बहुत अनौपचारिक इवेंट है, कुछ भी हो सकता है। तो अभी पीछे से आपको ब्लूटूथ स्पीकर की आवाज आ गई होगी, ग्लिचेस होते रहेंगे, मजे लेते रहिएगा बस। इसके साथ ही कल जैसे बात हुई थी हमारी, अपना रंग महोत्सव इसलिए करवाया जा रहा है ताकि हम सारी स्किल्स में डेवलप हो पाए। तो मंच पर जो लोग होते हैं उतना ही इम्पोर्टेंस मंच के पीछे वाले लोगों का होता है। तो ध्वनि संचालन साउंड डिजाइन में थे कमल, कि हमारे प्ले में ऐसा होता है अभिनय गुरुकुल में कि अगर एक बंदा एक दिन लीड रोल प्ले कर रहा है तो दूसरे दिन वो बैक स्टेज में होगा या कुछ और काम कर रहा होगा। कल सर लीड रोल में थे, आज साउंड मैनेज कर रहे हैं, कल फिर लीड रोल में होंगे, कल फिर लीड रोल में होंगे। कल जो लीड रोल में थे वो आज पार्किंग की व्यवस्था और बाहर कुछ दूसरी व्यवस्थाओं में थे, वो उस चीज का ध्यान दे रहे थे। तो इस तरह से हमारा ये सीक्वेंस इस तरीके से चलता रहता है। इसके साथ ही लाइट डिजाइन जिन्होंने की है, आपको कैसी लगी? वैसे आप कुछ थोड़ा सा रिएक्शन दे सकते हैं, कैसा आपको लगा लाइट का काम? अच्छा था। चलिए, लाइट डिजाइन में थे तनुज, हमारे बीच में एक और विशिष्ट अतिथि आए हुए हैं। वैसे तो वो अरु सर के जो फाउंडर हैं हमारे विनय गुरुकुल के, उनके फ्रेंड हैं, पर उनके साथ ही वो बहुत बड़े पंडित भी कह सकते हैं आप और बहुत बड़े मंत्रों के ज्ञाता भी कह सकते हैं आप। हम जो एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन बनाने जा रहे हैं रामलीला, उसमें भी जो भी मंत्रोच्चारण है, मंत्र का जो सही मतलब है, उसके बारे में जो ज्ञान है, वो सब बहुत अच्छे तरीके से जो हमें बता रहे हैं और आगे बताएंगे, और किस तरीके से प्रॉपर तरीके से सारा रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं वो जो बता रहे हैं नवरत्न जी, मैं उनको बहुत आपसे सभी में नम्र निवेदन है कि आप स्टेज पर आएं और नाटक के निर्देशक प्रफुल्ल और राजेश को सम्मान देवें। निर्देशक केवल हम दो ही नहीं है, पूरी अभिनय गुरुकुल टीम है, क्योंकि अगर टीम नहीं होती तो शायद ये चारों के पांचों नहीं खड़े होते। सिमेट्री बना ले अपने हिसाब से, ब्लॉकिंग डिजाइन कर दो। बहुत ही अच्छा लगा। मैं रंगमंच से बहुत समय से जुड़ा, पहले अरु सर के साथ ही काफ़ी अभिनय, लेकिन इस स्थान की विशेष ऊर्जा है और यहाँ के जो आर्टिस्ट है, जो कार्यकर्ता भी कह सकते हैं, उनको सब मिलकर के एक जो टीम है, ये टीम पर बहुत सुंदर तरीके से कार्य कर रहा है। जो सोच उस समय लेकर के अरुण ने प्रारंभ की थी, उसका आज मूर्त रूप देखने को मिल रहा है। जिस की बात हम किया करते थे कि आर्टिस्ट को किस तरह से काम करना है, वो आज मूर्त रूप में दिखाई दिया। एक गुरुकुल का जो ताकत है वो आज दिखाई दी। सबको बहुत बहुत बधाई। हाँ, एक और जरूरी सूचना जो मैं कल भी भूल गया था, अभिनय गुरुकुल वैसे आप सभी को पता है कि एक्टिंग स्टूडियो है। तो यहाँ पर हम सिर्फ एक्टिंग नहीं सीखते हैं, एक्टिंग स्टूडियो नाम है।
एक्टिंग के साथ साथ दूसरे जो और भी थिएटर के और फिल्म के डिविजन्स हैं, फील्ड्स हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और जिसको जो इंटरेस्ट है उस फील्ड में वो आगे कदम बढ़ाता है। तो अभिनय गुरुकुल के जो बैचेस होते हैं वो सुबह और शाम दोनों टाइम में चलते हैं। अभी के लिए जो बिगिनर्स बैच है वो शाम में होता है, शाम को 6 से 8 बजे, और जो एडवांस बैच है उसकी टाइमिंग्स वैसे तो बदलती रहती है, लेकिन अभी के लिए जो टाइमिंग्स है वो है दिन में 1 बजे से 3 बजे तक। तो अगर आप में से कोई इच्छुक है तो वो बिगिनर बैच से स्टार्ट कर सकते हैं। जो नए हैं, जो रंगमंच का एक्सपीरियंस ले चुके हैं, वो सर या मैम से, स्वाति मैम से या अरु सर से बात करके और एडवांस बैच में भी आ सकते हैं। ये एक छोटी सी सूचना थी। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी क्रिया प्रतिक्रिया देनी है, एक्टर से बात करनी है, डायरेक्टर से बात करनी है, तो आप कर सकते हैं। कोई सेट के बारे में पूछना है, कोई डिज़ाइन के बारे में पूछना है, तो बिल्कुल आप सब स्वतंत्र हैं।